स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से पीजीटी के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ इतिहास की। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न, रामायण के द्वारा तत्कालीन किस स्थिति का बोध होता है? धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या फिर सभी? तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी, क्योंकि पुराण अवतारवाद की अवधारणा के साथ क्रमशः मानव विकास की गाथा है। इसमें मत्स्य अवतार से लेकर बुद्ध के अवतार तक की कहानियाँ हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इन पुराणों में तत्कालीन राजवंशों की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आदि रामायण कहा जाता है? वाल्मीकि रामायण, कम्मन रामायण, भुसुंडी रामायण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी रहेगा, भुसुंडी रामायण। इसको आदि रामायण भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ निम्नलिखित में से क्या है? पुराण, उपनिषद, वेद या फिर आरण्यक? तो जो इसका सही आंसर है वो रहेगा पुराण। ए ऑप्शन सही है। 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण या फिर भागवत पुराण? इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। ए ऑप्शन सही है। पुराणों से निम्नलिखित में से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। सभी की जानकारी पुराणों में दी गई है। महापरिनिर्वाण सूक्त का संबंध किस निकाय या ग्रंथ से है? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अगुंतर निकाय या फिर खुद्दक निकाय? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय एक महत्वपूर्ण सूक्त है। महापरिनिर्वाण सूक्त, इस सूक्त में बुद्ध के जीवन के अंतिम समय का वर्णन है। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या निम्नलिखित में से किसमें है? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा अभिधम्म पिटक, सी सही रहेगा। जैन साहित्य किस नाम से जाने जाते हैं? आगम, पिटक, निकाय या श्रुति? तो जैन साहित्य जो है आगम नाम से जाने जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महावीर के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन मिलता है? अष्टांग सूत्र, भगवती सूत्र, सूर्य प्राज्ञप्ति या वीर सत्तु? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 9 का बी रहेगा, भगवती सूत्र। और इसी में ही 16 महाजनपद की जानकारी भी है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में यूनानी आक्रमण का वर्णन मिलता है? गार्गी संहिता, अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गार्गी संहिता। इसी पुस्तक में यूनानी आक्रमण का वर्णन है। वत्सराज उदयन एवं चंद प्रणोत के संबंधों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो इस ग्रंथ का नाम क्या है? स्वप्नवासवदत्तम, गार्गी संहिता, मालकाग्निमित्रम या फिर ये सभी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा स्वप्नवासवदत्तम। ए ऑप्शन सही है। 6ठी सदी में महाकवि भास द्वारा रचित ग्रंथ स्वप्नवासवदत्तम में वत्सराजोदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। इसी क्रम में अवंती के चंद प्रणोत की भी जानकारी मिलती है। नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक का लेखक कौन था? प्लिनी, टालेमी, हेरोडोटस या मेगस्थनीज? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्लिनी, ऑप्शन ए। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका में भारतीय जीव जंतु और खनिज पदार्थ की जानकारी के साथ भारत रोम
के व्यापार पर भी प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री नहीं था? ह्वेनसांग, फाहियान, इतिसांग या मेगस्थनीज? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मेगस्थनीज। जबकि ये तीनों चीनी यात्री हैं, मेगस्थनीज जो है ये नहीं है बस। निम्नलिखित में से किसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ह्वेनसांग, फाहियान, इतिसांग या चाओजा कुआं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ह्वेनसांग। राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में किसकी रचना में जानकारी मिलती है? अल मसूदी, अल बरूनी, सुलेमान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा अल मसूदी। ए ऑप्शन सही है। दक्षिण के पांड्य राज के विषय में किसके वर्णनों से जानकारी मिलती है? मार्को पोलो, अल मसूदी, अल बैरूनी या फिर दोसी? तो 16 का जो सही रहेगा वो रहेगा ए, मार्को पोलो। 13वीं सदी के इटली के वेनिस शहर से सुप्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो भारत आया। उसके यात्रा वृत्तांत से दक्षिण भारतीय राज्यों और भारत रोम व्यापार के विषय में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 युग्म दे रखे हैं, उसमें पहला है खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख, विजयसेन देवपाड़ा अभिलेख, समुद्रगुप्त प्रयोग लिखा, इसमें प्रयाग होगा, प्रयाग स्तंभ लेख, यशोधर्मन ग्वालियर अभिलेख। तो इसका जो सही है, जो सही नहीं है वो रहेगा आपका डी, यशोधर्मन ग्वालियर अभिलेख। मालवा नरेश यशोधर्मन का संबंध मंदसौर अभिलेख से है, ना कि ग्वालियर से। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख से किस शासक का संबंध है? शकछत्र रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त? तो जूनागढ़ का अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, किस स्थल की खुदाई में रोमन सिक्के और बर्तन के अवशेष मिले हैं? अरिकमेडु, बेलन घाटी, आलमगीरपुर और अतरंजी खेड़ा? तो 19 का जो सही रहेगा वो रहेगा आर्कमेडु। आर्कमेडु पांडिचेरी में अवस्थित है। यहाँ की खुदाई में काफ़ी संख्या में रोमन सिक्के और बर्तनों के अवशेष मिलने से भारतीय रोमन व्यापार की जानकारी होती है। जावा के बोरोबुद्दूर मंदिर से किस धर्म का संबंध मिलता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। 12 कक्षों वाला अन्नागार किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? तो 21 का जो सही रहेगा वो रहेगा हड़प्पा। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा मोहनजोदाड़ो। बी ऑप्शन सही रहेगा, ये सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसमें रावी जो है वो हड़प्पा नदी के किनारे है और लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। झेलम नदी के किनारे बुरझोम नहीं, ये 3 हैं जो नदी के किनारे, इसके किनारे कोई नहीं है। 23 का ए। नेक्स्ट, रोपण किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को बता देता हूँ। इससे क्या होगा, आप किस नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है आसानी से पता चल जाएगा। इसकी ट्रिक है लोभी, मौसी, हरा, कंघा, रमा, रोस। ठीक है, तो लोभी
लोभी से लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। मौसी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हरा मतलब हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कंघा कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। रमा रोपण मादर नदी के किनारे है। रोस रोपण सतलज नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे है और रोपण सतलज नदी के किनारे है। तो है ना अच्छी ट्रिक। तो इसमें आप बता सकते हैं रोपण किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोपण आपका हो जाएगा सतलज नदी। 24 का जो रहेगा बी हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे है। रोपण सतलज नदी के किनारे है। लिख देता हूँ। लोभी मौसी हरा कंघा, ठीक है, रमा रोस बस। तो ये याद कर लीजिए। इससे लोथल भोगवा नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जगह पर पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग मिला है। अली मुरादपुर, आलमगीरपुर, सुतकांगेंडोर, बालाकोट। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अली मुरादपुर। यहाँ पे पत्थर का निर्मित एक विशाल दुर्ग है। मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन किस स्थल से प्राप्त हुआ है। सुतकांगेंडोर, धौलावीरा, कोटदीजी या फिर बनवाली। 26 का जो रहेगा सही वो रहेगा सुतकांगेंडोर। यहाँ से राख से भरा बर्तन मिला है। अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है। सुतकांगेडोर पुरास्थल बलूचिस्तान के दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त अस्थि राख बर्तन से तत्कालीन दाह संस्कार परंपरा की जानकारी मिलती है। लाश को जलाकर फिर उसे दफनाया जाता था यहाँ पे। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के फर्श की ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर थी। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। दक्षिण से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, समतल है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो 27 का जो सही रहेगा वो रहेगा दक्षिण से पश्चिम की ओर। दक्षिण से पश्चिम की ओर था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण से पश्चिम की ओर ऐसा था ढाल। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने बताया है। मार्शल, मैके, व्हीलर या फिर मैक्स मूलर ने। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मार्शल ने। बंदरगाह के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिलते हैं। सुतकांगेंडोर, लोथल, धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो से। तो जिसका जो सही रहेगा वो रहेगा लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल गुजरात में है स्थित है। यहाँ बंदरगाह का साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि पश्चिम एशिया के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। मिस्र और ईरान से जहाज आते जाते थे। हड़प्पाकालीन अधिकांश मोहरों का निर्माण किससे हुआ है। सेल खड़ी से, हड्डी से, तांबा से या फिर पत्थर से। तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो सेल खड़ी रहेगा। 30 का ए ऑप्शन सही रहेगा। हड़प्पाकालीन अधिकांश मोहरों पर निम्नलिखित में किसके चित्र मिले हैं। एक श्रृंगी सांड, बाघ, हाथी या फिर गैंडा। तो इसके जो 31 का जो सही रहेगा वो रहेगा एक श्रृंगी सांड के। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पवित्र पशु माना गया था कुबड़ वाला बैल। हड़प्पा सभ्यता के मकानों के बीच में निम्नलिखित में से क्या होता था। क्या होता था। आंगन, चूल्हा, यज्ञ कुंड या फिर कुआं। तो मकानों के बीच में आंगन होता था और आंगन के पास में ही शायद कुआं भी होता था। नेक्स्ट, अनाज पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या अली मुरादपुर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका लोथल। नेक्स्ट, बुने हुए सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली। इसका जो सही आंसर है वो मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी? इसकी जो खोज की थी रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाने ज़िले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। इस स्थल पर अनेक साक्ष्यों के साथ सूती कपड़े मिलने से यह प्रमाणित होता है कि इसके व्यापारिक संबंध जो थे, लोग कपास का व्यापार भी करते थे और कताई बुनाई भी करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द पत्थर एक था, कहाँ से मंगवाते थे? मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान, राजस्थान या फिर बदख्शा। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति में मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मंदिर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, रंगपुर, बालाकोट, कहीं भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसके साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिले हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, इसलिए इसके साक्ष्य कहीं नहीं पाए गए। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्थल जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर कितने मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है? ऑप्शन है 2 मुख, 3 मुख, 4 मुख या फिर 5 मुख। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3 मुख वाला। हड़प्पाकालीन सभ्यता में किस पशु का धार्मिक महत्व सर्वाधिक था? तो वो आपका हो जाएगा कौन? गाय, कुबड़ वाला सांड, हिरण या फिर गैंडा। तो जो आंसर सही रहेगा कुबड़ वाला सांड। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? तिब्बत, जर्मनी, मध्य प्रदेश या फिर मध्य एशिया को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा तिब्बत। ए ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में वर्णित पंचजन्य 5 कबीले में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था? पुरु, यदु, अनु या फिर भरत। तो इसका सही आंसर रहेगा भरत। ऋग्वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? वाजपति, कुलप, पुरप या फिर सुत। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वाजपति। ऋग्वैदिक काल में कबीले का प्रधान क्या कहलाता था? जन, राजन, पुरोहित या फिर ग्रामीणी। तो कबीले का जो प्रधान होता था उसको राजन कहते थे। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन होता था? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी या फिर ये सभी। तो इसमें ये सभी होते थे। ऋग्वैदिक काल में रत्निनों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 10 या फिर 12। तो रत्निन जो होते थे वो 12 होते थे। दुर्ग का स्वामी क्या कहलाता था? पुरप, स्पस, वाजपति या फिर सुत। तो दुर्ग का स्वामी जो था वो कहलाता था पुरफ। पुर जो होते थे दुर्ग को कहते थे, उसके स्वामी को पुरप बोलते थे। संधि विग्रह के प्रस्ताव राजा के पास कौन ले जाता था? सुत, दूत, स्पस या सेनानी। तो दूत का काम होता था जो कि विग्रह के प्रस्ताव को राजा के पास ले जाना।
पुरोहित का पद किस प्रकार तय किया जाता था? वंशानुगत होता था, राजा द्वारा चुना जाता था, जन द्वारा चुना जाता था, परीक्षा द्वारा चुना जाता था। तो 4-7 का रहेगा वंशानुगत होता था। जो एक बार पुरोहित बन जाता था फिर उसी के परिवार के लोग पुरोहित बनते रहते थे। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप, प्रधान, जन या फिर राजन? तो परिवार के मुखिया को कुलप बोलते थे। ए ऑप्शन सही रहेगा। ऋग्वैदिक काल में राजा को चुनने का अधिकार किसे होता था? सभा, समिति, विदत या इनमें से कोई नहीं? इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा समिति। राजा जो होता था उसको समिति ही चुनती थी। सभा और समिति उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण 2 संस्थाएं थीं। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट